बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। क्रिकेट मेला ट्रांसमिशन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024। आज एक और फैसला हुआ जब सुबह अफ़गानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच जब शुरू हुआ तो लग ये रहा था कि शायद ये मैच जो है वो कांटेदार मुकाबला होगा और शायद फाइट देखने में सामने आएगी, लेकिन अफ़गानिस्तान की टीम एक बेबी टीम साबित हुई। और जिस तरह से कहा जाता है कि किसी भी बड़े मुकाबले के अंदर, बड़े इवेंट के अंदर जब छोटी टीमें ऊपर हैं तो वर्ल्ड कप का जो मज़ा है वो किरकिरा हो जाता है। हमेशा से देखा गया है कि जब भी छोटी टीमों ने बड़ी टीमों के साथ सेमीफाइनल में मुकाबला किया है तो जो क्रिकेट शायकीन है वो इंतज़ार में होते हैं कि उन्हें कोई अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, लेकिन क्रिकेट पंडित शुरू से जब ये कह देते हैं कि शायद छोटी टीम बड़ी टीम के सामने टिक ना पाए, तो वही हुआ कि साउथ अफ्रीका ने आते ही दबोच लिया अफ़गानिस्तान की टीम को। टॉस जीतकर जब फैसला किया राशिद खान ने कि वो पहले बैटिंग करेंगे, ये फैसला बहुत सारे क्रिकेट पंडितों के लिए और बहुत सारे क्रिकेट देखने वालों के लिए हैरानकुन था कि इस तरह के पिच जहां पर शायद ना बॉल बैट पर ठीक से आ रहा है, ना ही अच्छे शॉट लग सकते हैं, उस पिच के ऊपर राशिद खान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला क्यों किया। लेकिन जब बात की गई साउथ अफ्रीकन कप्तान से तो उन्होंने भी यही कहा कि शायद वो टॉस जीते तो वो भी पहले बैटिंग ही करते। लेकिन जब बैटिंग का आगाज़ हुआ तो इब्तदा में ही विकेटें जो है वो झड़ना शुरू हुई। तो मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि फूंकों के साथ, फूंकें मार मार के जो है वो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने अफ़गानिस्तान की टीम को आउट कर दिया। ज़ोर भी नहीं लगाना पड़ा। ये सोच रहे थे कि शायद रबाडा को या दीगर बॉलर्स को, शम्सी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इस तरह का कोई भी सीन दिखाई नहीं दिया। और नौ प्लेयर डबल फिगर में दाखिल नहीं हुए, सिर्फ एक प्लेयर उनके डबल फिगर में दाखिल हुए। तो इस तरह से साउथ अफ्रीका ने जो है वो एक विकेट के नुकसान पर अपना मैच, जो सेमीफाइनल मैच था, उसे जीता और तारीखी फतह हासिल की। पहली मरतबा साउथ अफ्रीका की टीम, जिसे हमेशा चोकर्स कहा जाता था, उन्होंने सेमीफाइनल में जीत हासिल करके वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। लेकिन आज दूसरा मैच जो कि इस शशोपंत का शिकार था कि शायद इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच है वो बारिश की वजह से ना हो सके। बारिश आई ज़रूर, बारिश ने अपना काम ज़रूर दिखाया, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर था कि इस मैच का फैसला जो है वो होगा। और बारिश होती रही, रुकती रही, लेकिन मैच जो है वो साथ साथ चलता रहा। भारत जो है वो पहले बैटिंग कर रहा है और उनके 4 खिलाड़ी जो है वो अब तक 16वें ओवर में जो है वो आउट होने के बाद वापस पवेलियन लौट चुके हैं। अब जो लास्ट 1-2 विकेट्स गिरी हैं वहाँ से ऐसा लग रहा है कि शायद ये पिच भी जो है वो वेयर एंड टेयर और ऊपर नीचे बॉल होना शुरू हो गया है। तो अगर यहाँ पर 150 रन कर लेती है भारत की टीम, 160 रन तक भी कर लेती है, तो शायद ये मैच बहुत फाइटिंग मैच होगा। ये तो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स के हवाले से अपडेट है, इसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन साथ एक और अहम जो नुक्ता सामने आया है कि वहाब रियाज जो कौमी टीम के सीनियर मैनेजर के तौर पर T20 वर्ल्ड कप के अंदर गए थे और उनके साथ ही साथ वो सेलेक्टर भी थे, बड़ी अहम जिम्मेदारी उनके पास थी। उन्होंने आज अपनी जो रिपोर्ट है, गैरी क्रिस्टन की जो खबरें सामने आई थी जो टीम मीटिंग के दौरान, उससे मिलती जुलती रिपोर्ट उन्होंने सामने पेश कर दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो उसमें उन्होंने तस्लीम किया है कि जो टारगेट हमने दिए थे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, उन टारगेट्स के ऊपर वो पूरा नहीं उतरे और यकजहती के साथ नहीं खेले, प्रोफेशनलिज्म नज़र नहीं आया। ये तमाम बातें उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखी। इन तमाम बातों के ऊपर भी हम आज गुफ्तगू करेंगे। और बाबर आजम ने बिलाखिर टीम के साथ तो वापस नहीं आए, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो वापस वतन लौटे और आज उन्होंने अपनी ट्रेनिंग का भी आगाज़ नेशनल क्रिकेट अकेडमी में कर दिया है। इन तमाम बातों के ऊपर हमने तफसीली गुफ्तगू करनी है। हमारे साथ आज मौजूद है स्टूडियो में हमाद अजीज़, क्रिकेट एक्सपर्ट, और इंटरनेशनल क्रिकेटर हैदर अली हमारे साथ मौजूद है। दोनों को स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ और स्काइप के ऊपर भी हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे। तो पहला सवाल मेरा हमाद अजीज़ से, हमाद, कल आप दोनों का ये तज्जिया था कि शायद पाकिस्तान टीम जो है वो बड़ी आसानी से शिकस्त खा जाएगी, लेकिन इतनी आसानी से शिकस्त खा जाएगी तो मुझे ये अल्फाज कहने में कोई रंज नहीं है कि वर्ल्ड कप का मज़ा किरकिरा करने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो अफ़गानिस्तान ने ही दिखाया कि क्या क्रिकेट हुई है। हम सोच रहे थे कि शायद बहुत तगड़ा मैच होगा और शायकीन क्रिकेट भी शायद स्टेडियम से मायूस गए। जी, बहुत शुक्रिया इमरान भाई। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम 2-3 दिन पहले बात कर रहे थे कि जब छोटी टीम पैनिक करती है तो फिर उनके लिए वापसी बड़ी मुश्किल हो जाती है। साउथ अफ्रीका ने ना सिर्फ पूरे टूर्नामेंट में ये चीज़
सबको बताई है कि क्यों वर्ल्ड क्लास टीम है। और जब उनके मैंने जैसे बात की थी कि वो ऑलरेडी प्रेशर मैचेस खेलते आ रहे थे, क्लोज मैचेस खेलते आ रहे थे, तो उनके लिए अब मेरे ख्याल से एक्सपोजर इतना ज़्यादा हो गया टूर्नामेंट में कि उनके लिए छोटी टीम्स मायने रखती नहीं है। इवन जब वो फाइनल में इंडिया इंग्लैंड जो भी फाइनल में जाते हैं, तो मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका का एक अपर हैंड वो ज़रूर होंगे कि इतने प्रेशर मैचेस वो खेल के आ रहे हैं। और जैसे सारी उनकी बॉलिंग क्लिक की है, जिस तरह बैटिंग उनकी फॉर्म में आई है, तो मेरे ख्याल से बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और जहाँ पे अफ़गानिस्तान की आपने बात की है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, छोटी टीम तो हम शुरू से कहते आ रहे थे, लेकिन जिस तरह का उन्होंने स्पिरिट शो किया था थ्रू आउट द टूर्नामेंट, मेरे ख्याल से हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि सेमीफाइनल में वो इतनी जल्दी इस तरह से घुटने टेक देंगे कि 56 पे ऑल आउट हो जाएंगे और इस तरह से वन साइड मैच होगा, जो कि वर्ल्ड कप की व्यूअरशिप के लिए भी कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से दचका है। बाकी छोटी टीम्स हैं जो भी हैं, उन्होंने अपनी मेहनत पे सेमीफाइनल में जगह बनाई और मुबारकबाद है अफ़गानिस्तान के लिए भी कि टॉप 4 में आना बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आई थिंक। लेकिन माजी में भी हमने देखा है कि छोटी टीमें सभी फाइनल्स में आई हैं और उन्होंने आकर इसी तरह से वर्ल्ड कप का जो मज़ा है उसको किरकिरा किया है। कीनिया की टीम माजी में जो सेमीफाइनल में आई, फिर उसके बाद बांग्लादेश की टीम भी बहुत सारे इवेंट्स के अंदर आई सेमीफाइनल के अंदर। लेकिन सबसे जो हम जिसको बेबी टीम अक्सर कहा करते थे, शायद आपको याद हो कि श्रीलंका की टीम जिसे बड़ा अरसा लगा, तकरीबन 20 से 25 साल लगे उन्हें चैम्पियन बनने में। तो शुरू में यही कहा जाता था कि यार ये जो टीमें हैं ये बिल्कुल भी जो है वो बड़ी टीमों के साथ टाकरा नहीं कर सकती। एक दो मैचेस जो है वो क्रिकेट बाय चांस वो जीतते रहे, लेकिन आपको लगता है कि अफ़गानिस्तान की जो टीम है वो एक वक्त आएगा ऐसा कि वो भी बड़ी टीमों में उनका शुमार होगा और उनके पास जो अब बैकअप आएगा उससे पता चलेगा कि वो वाकई बेबी टीम है या वो अब मैच्योर टीम बनने की लाइन में आ चुकी है? एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट, अभी यही बात मैं करने लगा था कि देखें, आप उनके जितने टॉप के प्लेयर्स हैं वो एक तो एज वाइज भी तकरीबन सेम है, मैचेस वो तकरीबन सेम खेल चुके हैं, तो रिटायरमेंट का जब टाइम आएगा तो मेरे ख्याल से वो सारे एक ही टाइम पे रिटायर होंगे। अगर जिस तरह से हम देखते हैं कि एशिया में ज़्यादातर प्लेयर्स नहीं जगह छोड़ते जल्दी, लेकिन डिपेंड करता है कि जो जैसे हम डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो अफगानिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर उस तरह से अच्छा है नहीं, क्योंकि उनकी सारी डोमेस्टिक ज़्यादातर पाकिस्तान में रही है। तो पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात वैसे हैं नहीं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उस तरह से उनको सपोर्ट अब मेरा ख्याल नहीं कर रहा, और इंडिया के पास इतना टाइम है नहीं। इंडिया के पास ऑलरेडी उनके अपने डिपार्टमेंट्स और स्टेट्स को हैंडल करने के लिए बहुत कुछ है। तो मेरे ख्याल से ये एक अफ़गानिस्तान के लिए ये राइट टाइम है कि वो ग्रूम करें यंगस्टर्स को, साथ साथ लेके चलें, ना कि वो हर सीरीज़ को जीतने ही जाएं। आप देखेंगे अगर वो आयरलैंड के साथ या नेपाल के साथ भी जाते हैं तो अपनी फुल फ्लैश टीम लेके जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये टाइम है अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि अपने जो उनके यंगस्टर्स हैं उनको सीनियर्स के साथ जोड़ के तो ग्रूम करना स्टार्ट कर दें अभी से। ठीक है। हैदर, ये बताओ कि कल आप भी बात कर रहे थे कि अफ़गानिस्तान की टीम जो है वो इतनी आसानी से जो है वो साउथ अफ्रीका की टीम तक नहीं पहुंचेगी, और वही बात हुई। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि टॉस जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल होता है, और ख़ास तौर पर इस तरह के पिचेस के ऊपर इस तरह का जो माहौल हो और वेदर हो इस तरह का। तो आपको लगता है कि राशिद खान ने कहीं ना कहीं ये गलती कर दी? अगर वो पहले दे देते पहले बारी साउथ अफ्रीका को, और फिर उन्हें कहीं ये भी डर था कि साउथ अफ्रीका की टीम अगर 150 भी कर ले या 120 भी कर ले तो वो उसको डिफेंड कर सकती है। तो फिर पूछा गया अगर साउथ अफ्रीकन कैप्टन से, उन्होंने कहा कि वो भी टॉस जीत कर पहले जो है वो बैटिंग करते। तो बस आपकी क्या राय है इसके? जी इमरान भाई, जैसा कि कल हमारी बात हुई थी तो मैंने आपको बोला था कि जो साउथ अफ्रीका है वो हॉट फेवरेट है। वो इसलिए कि जिस तरह माद भाई ने बोला कि जिस तरह के वो मैचेस जीत के सेमीफाइनल में पहुंची है, उनका जो टीम कॉम्बिनेशन है और जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई है इस टाइम। तो अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग भी करती, अगर वो 120 भी कर लेते तो आई डोंट थिंक कि अफगानिस्तान की टीम जो है वो चेज़ करती, क्योंकि एक गुरबाज है जो ऊपर से हर मैच में मतलब थोड़ा सा एग्रेशन के साथ खेल के तो वो थोड़ा प्रेशर कम कर देते थे। आप देख लें कि कल ऊपर से अगर टॉप ऑर्डर आउट हुआ है तो उनकी टीम जो है सारी बैटिंग जो है वो एक्सपोज होगी। अफगानिस्तान जितने मैचेस जीती अपनी सिर्फ बॉलिंग की वजह से जीती, और बिल्कुल आपने सही कहा है, अगर राशिद खान जैसे टॉस जीते थे तो उनको चाहिए था बॉलिंग ही करते। अगर आप पिच देखें तो डबल पेस था, वहाँ पे बॉल लो भी रह रहा था, और मतलब कुछ बॉल इस तरह के थे कि जो हाइट ले रहे थे, उसमें एक दो पांजे भी हुए हैं। लेकिन T20 के अंदर इस तरह की पिच बना देना, वो मेरा ख्याल है कि चाहे वो वेस्ट इंडीज़ की कंट्री क्यों ना हो, लेकिन जो क्रिकेटर है उसने क्या देखा होगा कि वो एक इतने बड़ा टूर्नामेंट वर्ल्ड कप हो रहा है और सेमीफाइनल के अंदर इस तरह की विकेट बना रहा है कि बॉल कभी बहुत
डर आपको देखा होगा आपने मैच के जो अफगानिस्तान के बैटर्स थे वो डर रहे थे, बॉल के पिच के नीचे उतर उतर के खेल रहे थे। 2 बॉल उसके ऊपर से गुजरे हैं जो ओपनर्स के सर के ऊपर से, उसके बाद वो डरे हैं और वो आए नहीं, सामने ही नहीं आए। नहीं इमरान भाई, अगर आप वेदर देखें आजकल जो वेस्ट इंडीज़ में वेदर है तो वो थोड़ा वेदर इस तरह का है। और कल वाला मैच अगर आप देखें तो बॉल स्विंग नहीं सीम हो रहा था, जिसकी वजह से नहीं वो बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से जो है वो वर्ल्ड कप डिस्टर्ब हुआ है। अगर आप यूएसए के भी मैचेस देखें तो वहाँ पे भी बारिश हुई है, जिसकी वजह से लो टोटल जो है वो रहा है हमेशा। और 120 मतलब जिस टीम ने 120 किया वो मैच जीत गई है। उसके बाद अभी भी जो वेस्ट इंडीज़ में आप जैसे आज के पिच की बात कर रहे हैं, जो मॉर्निंग में मैच हुआ है, तो वो ओबियसली वेदर की वजह से जो है और कंडीशन की वजह से वो इफेक्ट ज़रूर हुआ है। तो इसमें आई डोंट थिंक कि क्यूरेटर का या ग्राउंड्समैन का ज़्यादा कुछ कसूर है, क्योंकि जो वेदर है वो उनके हाथ में नहीं है। तो ये चीज़ ठीक है। हैदर, एक चीज़ सवाल ये बनता है कि जो राशिद खान ने अपनी जो पोस्ट मैच जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सॉरी जो प्रेजेंटेशन थी, उसके अंदर उन्होंने एक बयान दिया। जैसे ही वो अपनी गुफ्तगू जो है वो एंकर ने उनके साथ ख़त्म की, तो उसके बाद फिर उन्होंने पश्तो में एक बयान दिया और उन्होंने बयान ये दिया कि वो अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए और अपनी कंट्री की हौसला अफजाई के लिए कि वो ये कह रहे थे कि कभी भी अफ़गानिस्तान को ये सहूलत ही नहीं मिली कि वो अपने मुल्क के अंदर बड़े बड़े और अच्छे स्टेडियम्स के अंदर क्रिकेट खेले। उन्होंने सारी की सारी क्रिकेट या तो पाकिस्तान में खेली या फिर उन्होंने यूएई के अंदर खेली, अब वो यूएई के अंदर ही खेल रहे हैं। तो उन्होंने अपनी कौम को और अपनी जो गवर्नमेंट है उसको ये मैसेज दिया कि उसके बावजूद ना तो हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भारी पैसा मिलता है, ना ही हम अच्छी कंडीशंस में खेलते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने क्रिकेट खेली है, हम हार गए। और उन्होंने कहा कि हमें आपकी सपोर्ट का, उन्होंने अपनी कौम की सपोर्ट का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने प्लेयर की परफॉर्म वाले से बताया कि उन्होंने बहुत अच्छा खेला। तो आपको लगता है कि राशिद खान की ये वर्ड्स जो है वो वाकई सुनहरी अल्फाज में उनकी कौम याद रखेगी और उसको लिखेगी भी? जी बिल्कुल। मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, जो राशिद खान है और मोहम्मद नबी हैं, जितना इन 2 बंदों ने लास्ट 5 ईयर्स में अफ़गानिस्तान की टीम को सपोर्ट किया है, उनका बोर्ड, इसमें कोई शक नहीं है, उनका बोर्ड उनको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उनके बोर्ड के पास उस तरह सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, स्पॉन्सर्स नहीं है। तो जितने भी ये प्लेयर्स हैं अफ़गानिस्तान के, तो ये सारे प्रैक्टिस जो है ये दुबई में ही करते हैं, ग्राउंड्स बुक करवाते हैं तो वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। और कुछ प्लेयर्स हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो आके पेशावर में प्रैक्टिस करते हैं और अपनी जो भी प्रिपरेशन होती है वो पेशावर में करते हैं। तो ऑब्वियसली देखें वो जिस तरह की क्रिकेट खेल के वो सेमीफाइनल तक पहुँचे हैं और उनकी जो कौम है उन्होंने उसको सपोर्ट भी किया, उन्होंने स्ट्रगल किया है। आप अगर देखें तो मतलब जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते आ रहे थे, क्योंकि उनके जितने प्लेयर्स हैं वो सारे लीग्स खेलते हैं, किसी ना किसी टीम में अगर आप देखें तो 7-8 प्लेयर्स हर लीग में वो खेल रहे होते हैं, जिसकी वजह से वही उनकी प्रैक्टिस और वही सारा कुछ होता है। अगर आप फैसिलिटीज़ की बात करें तो उनकी कंट्री में नहीं है। और अभी हमाद भाई ने एक बात की थी कि जो उनको प्लेयर जो हैं वो प्रोड्यूस करने चाहिए, ग्रूम, उन्होंने अपना फर्स्ट क्लास का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा किया है और वहाँ पे प्रॉपर 4 डे क्रिकेट हो रही है। जैसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती कहाँ है? उन काबुल में होती है। अच्छा, काबुल में होती है, ठीक है। उन प्रॉपर उनके पास हैं ग्राउंड्स, मतलब ये नहीं है कि उधर क्रिकेट के ग्राउंड नहीं है, वहाँ पे एकेडमीज हैं। लोकल लीग्स वो फिर यूएई में करते हैं? नहीं, वहाँ पे कोई यूएई में कोई उनकी लीग नहीं होती। वहाँ पे वो इवेंट करवाते हैं T20 वगैरह, वनडे वगैरह के। बट आपको पता है जिस तरह के लेकिन अभी जिस तरह का कंट्रोल संभाला है अफगानिस्तान हुकूमत ने, हाँ। जी, तो वो सपोर्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान अब वो अफगानिस्तान की टीम को जो है तालिबान सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बात है। अहमद, जिस तरह से राशिद खान ने, हैदर बता रहे थे कि जिस तरह से वो कम सहूलतों के बावजूद जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और आप भी कह रहे हैं कि उनके यंगस्टर जब सामने आएंगे तो फिर पता चलेगा। अभी तक एक डाउट है हमें, हम देख नहीं पा रहे जिस तरह दुनिया का जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट क्लास का वो देख रहे हैं, और उसके बाद जो है वो फिर इस तरह की परफॉर्मेंस, आप जो राशिद खान का जो बयान है उस बयान के ऊपर आपकी क्या राय होगी? मेरे ख्याल से बयान से ज़्यादा ये एक रिक्वेस्ट उन्होंने की है अपनी गवर्नमेंट से, अपने क्रिकेट बोर्ड से, कि आप उस तरह की फैसिलिटीज़, क्योंकि देखें राशिद खान हो गए, नबी हो गए, नूर हो गए, जितने भी गुरबाज का नाम लिया हैदर ने, ये सारे लीग्स का ही एक्सपोजर अपना नेशनल टीम में लेके आते हैं। तो ऑब्वियसली जैसे आपने बात की है कि वो पीछे होकर खेल रहे थे, थोड़ी सी तेज़ और क्वालिटी बॉलिंग आई है तो डरना शुरू हो गया और विकेट थोड़ा सा मुश्किल था। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से आती हैं लगातार। आप जब इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, इंटरनेशनल बॉलर्स को खेलते हैं, और फैसिलिटीज़ आपके पास उस तरह की होती हैं जहाँ पे आप 140 या 150 प्लस बॉलिंग को खेल रहे हो,
तो फिर इस तरह की परफॉर्मेंसेज आप दे सकते हैं। वहाँ पे यंगस्टर्स को मेरे ख्याल से ग्रूम करने की बहुत ज़रूरत है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। साउथ अफ्रीका की तरफ आ जाते हैं थोड़ा, क्योंकि हमें ज्वाइन किया है अब्दुल सबूर ख्वाजा ने, क्रिकेट एक्सपर्ट है। सबूर भाई ये बताइएगा कि जिस तरह से आप दोनों जो यहाँ दोनों बैठे हैं, ये दोनों और आप तीसरे शख्स थे जिन्होंने कहा था कि साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो आसानी से अपना सेमीफाइनल जीत लेगी और पहली दफ़ा क्वालिफाई कर जाएगी और इस दफ़ा वो चोकर्स नहीं ठहरेंगे। तो ये बात तो आपकी दुरुस्त साबित हुई, लेकिन आपको लगता है कि टॉस वाला डिसीजन ठीक था? अस्सलाम वालेकुम इमरान। देखें, आज की अगर मैच के बारे में बात की जाए तो टॉस। जी, आवाज़ आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज़ आ रही है, आप बोलते रहें। अच्छा, तो जहाँ तक टॉस की बात है तो टॉस अगर साउथ अफ्रीका जीता तो भी शायद पहले वो बैटिंग करता। विकेट ने अपना बिहेवियर चेंज नहीं किया। विकेट ने बिहेवियर चेंज नहीं किया। आपको नहीं लग रहा कि बॉल ऊपर नीचे हुआ है, या आपको लगता है कि दोनों इनिंग में विकेट एक जैसा रहा है? अगर आप साउथ अफ्रीका की बैटिंग में भी देखें तो डिकॉक ने थोड़ा एग्रेसिव खेलने की कोशिश की थी और जैसे ही उसको एक अच्छा बॉल मिला है वो उसको खेल नहीं सका था। लेकिन बाकी दोनों बैट्समैन ने फिर उस जो स्टॉर्म आया हुआ था उसको हैंडल की है और वो क्योंकि टारगेट सिर्फ 60 रन का था तो वो मैनेज कर गया। क्यों अटैक अफगानिस्तान कर रहा था विकेट लेने के लिए, जिसकी वजह से कुछ ऐसी बॉल्स हुई हैं जो कि हाफ ऑरेंज बनी है और जहाँ पे उनको बाउंड्रीज मिली थी। और जाहिर सी बात है 3-4 ओवर का गेम उनके हाथ में चले गया था तो अफगानिस्तान वहां पे कुछ कर नहीं सकता था। तो टॉस से ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज थी वो ये थी कि जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग की थी और उसने 60 रन पे आउट कर दिया था, अफगानिस्तान वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। थोड़ा सा अगर वो ये देखते कि यहाँ पे 100 रन भी अगर बना लेता अफगानिस्तान या 110 रन भी, तो साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल हो सकता था। क्योंकि ये टारगेट जो है इस विकेट पे बहुत मुश्किल था। सिर्फ फास्ट बॉलिंग की बात छोड़े, तबरेज शमसी की आज अगर आप बॉलिंग देखें तो उसका बॉल भी बैठ रहा था और वो भी अनप्लेबल हुआ था। लेकिन अवैध बॉडी, सारे लोग मैंने देखा है बॉडी से बहुत दूर खेलते दिखाई दिए, चाहे वो शमसी को खेल रहे थे चाहे रबाडा को खेल रहे थे, सारे बॉडी से दूर खेल रहे थे। अगर आपको लगता है कि इस तरह की पिचेस से बॉडी से दूर खेलना, अगर साउथ अफ्रीकन बैटर्स की अगर आपने बात की तो वो तो बॉडी के करीब बॉल खेल रहे थे और ड्रॉप कर रहे थे उसको, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था दोनों की टेक्निक के अंदर। इमरान, अफगानिस्तान यहाँ तक जो पहुंचा है ना उसमें यही विकेटों पे वो खेलता रहा है। हर लेकिन उनके ओपोनेंट भी तो मैचेस होते रहे और अफगानिस्तान की बॉलिंग जो है वो सामने टीमों को कोलैप्स कर रही थी। तो आज का विकेट, मैंने आपको उस दिन भी ये कहा था कि अफगानिस्तान के लिए जो प्रॉब्लम होगी वो साउथ अफ्रीका का पेस अटैक होगा और वही हुआ। ठीक है, चले, ये तो खैर साउथ अफ्रीका पहुंच गई है, लेकिन आज जो इंग्लैंड वर्सेस इंडिया मैच हो रहा है, आप मैच देख रहे होंगे कि 152 रन हो गए हैं और अभी 19वें ओवर का खेल जारी है और 6 खिलाड़ी आउट है। आपको लगता है कि 170-80 रन गुड टोटल फॉर इंडिया और वो उसको डिफेंड कर पाएंगे? ये जो टोटल है ये विनिंग टोटल बन चुका है। 160 जो है ये बहुत बड़ा टोटल है आज का जो विकेट है। तो इंडिया में अगेन रोहित शर्मा ने बड़ा अच्छा खेला, जिस तरह सूर्य कुमार यादव ने आज बैटिंग की है, दोनों ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है, दोनों सेट हुए हैं। और आप उसके बाद देखें जो भी बैट्समैन आया है वो नहीं खेल पाया है और वहां पे विकेट पे बहुत मुश्किल है, जो भी वेरिएशन से बॉल कर रहा है उसको बैट्समैन के लिए इतना आसान नहीं है उस पर स्कोर करना। So it's a very good total. तो आपको लगता है कि ये मैच जो है वो इस वक्त जो है वो 30-70 हम कह सकते हैं कि इंडिया के हाथ में आ गया, क्योंकि इब्तदाई जब 4 विकेटें गिरी थी, अगर वहीं से जो है अगर इंडिया इंग्लैंड उसको पकड़ लेता, विकेटें गिरती रहती तो स्कोर कम होता तो फिर कोई चांस बन सकता था। हमाद ये बताइएगा कि जिस तरह से सबूर कह रहे हैं कि ये एक विनिंग टोटल वो इसको कंसिडर कर रहे हैं, आपको लगता है ये विनिंग टोटल है और इसमें मजीद जितने रन ऐड होंगे वो बोनस होगा? देखिए, कल हमने एक बात की थी कि ये बैटिंग वर्सेस बैटिंग है। ठीक है, बॉलिंग सपोर्ट ज़रूर करेगी इंडिया को। अगेन बुमराह एंड कुलदीप ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं इंडिया के लिए, लेकिन स्टिल इतनी क्वालिटी बैटिंग है इंग्लैंड के पास। मैं अभी भी इसको 60-40 कहूँगा और अगर लेट्स से के पावर प्ले में कोई विकेट नहीं जाता और वो 40 से 45 रन लेती हैं इंग्लैंड, तो ये गेम इज़ प्रीटी मच ऑन आई थिंक। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि जिस तरह स्पिनर का गेम जो है वो इंडियन से भी मुश्किल, देखिए उनके स्पिनर इतने तगड़े नहीं हैं, शायद मोइन अली और राशिद तो हैं अच्छे, लेकिन वो मुश्किल से खेले जा रहे हैं।
तो इंडियन स्पिनर बहुत तगड़े हैं। अगर हम बात करें, जडेजा आज हमेशा कहते हैं कि वो बंदा बारी ले रहा है जिसके पूरे वर्ल्ड कप में बारी नहीं लगी, और उसने अब तक जो है वो तकरीबन 17-18 रन बना लिए हैं। तो ये बड़े क्रूशल रन होंगे, 158 हो गए और अभी शायद 8 बॉल बाकी हैं। हैदर, आपको लगता है कि ये जो पिच है एज ए स्पिनर, आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं तंग करेगी इंग्लैंड की टीम? जी बिल्कुल, जिस तरह हमने थोड़ा स्टार्टिंग में मैच देखा है तो लिविंगस्टन ने 2-3 ओवर डाले हैं तो उसका गेंद भी अच्छा खासा स्पिन हो रहा था, और राशिद खान का गेंद भी जो था वो थोड़ा लो रह रहा था। आज के पिच पे अगर कोई इफेक्टिव हो सकता है इंडिया की टीम में जो बॉलर है तो वो जडेजा जो है, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है। जिस तरह, क्योंकि वो धीरे बॉल नहीं डालता, स्लो बॉल नहीं, वो थोड़ा मार के, क्योंकि मैं खुद एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हूँ, और वो ऊपर से क्रॉस छोड़ता है बॉल को, हमने हमेशा देखा है। जी वो बिल्कुल, सीधा बॉल नहीं फेंकता जी, तो वो थोड़ा मार के करता है। तो ये जो पिच है, जो इस पिच पे मार के बॉलिंग करेगा स्पिनर, उसको ओबियसली जो है वो कुलदीप से भी ज़्यादा जो हेल्प है वो रविंद्र जडेजा जो हैं वो उनको मिलेगी। अक्सर पटेल वो एक ही बॉल डालते हैं, आम बॉल, आई डोंट थिंक कि वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, बट जो जडेजा हैं वो आज इस पिच पे जो है वो काफ़ी डेंजरस होंगे। अच्छा, अगर स्पिनर इफेक्टिव होते हैं इस पिच के ऊपर, तो आपको लगता है कि भारत के पास और भी ऑप्शंस हैं पार्ट टाइम स्पिनर्स के लिए? वो अपने दीगर लोगों से भी बॉलिंग करवा सकते हैं जैसे वो SKY से करवाते हैं? नहीं, देखें उनके पास 3 जो हैं वो प्रॉपर स्पिनर्स हैं। कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल है और रविंद्र जडेजा है। तो आई डोंट थिंक कि उनको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अर्शदीप जो है वो अगर आप देखें तो वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, और साथ बुमराह, तो उनके पास जो है वो बॉलिंग अटैक पूरा है। उसके साथ फिर हार्दिक पांड्या भी है उनके पास। अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो ओबियसली वो मिड में आके तो उससे वो ओवर करवाएंगे। तो हमारा आपको यही लगता है कि अगर इंग्लैंड ऊपर से स्टार्ट अच्छा देगा तो ही उसकी सर्वाइवल के चांसेस हैं, वरना नीचे से आके बुमराह आता है, फिर स्पिनर आते हैं, तो उनको रन्स करना इस पिच के ऊपर जो अब बिहेवियर लग रहा है कि बॉल थोड़ा नीचे रह रहा है, आपने भी 1-2 बॉल देखे कि बॉल थोड़ा नीचे रह रहा है, तो यहाँ मसला हो जाएगा। बिल्कुल, ओपनिंग जो है, ओपनिंग स्टैंड बड़ा मायने रखता है इंग्लैंड के लिए, मैटर करता है, क्योंकि रन्स फिल सॉल्ट ने और जॉस बटलर ने थ्रू टूर्नामेंट किए हैं। जॉस बटलर थोड़ा लेटर ऑन बटलर जोर से शॉट मारते हैं, तो ये जोर से शॉट मारने वाली पिच लग नहीं रही मुझे, देखिए, वरना पांड्या स्कोर करता। बटलर किसी भी तरीके से खेल सकते हैं, वो जिस तरह के वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। अभी भी मेरे ख्याल से T20 के 2 बेस्ट बैटर आप कहेंगे, रोहित शर्मा और जॉस बटलर हैं जो आज आमने सामने है। तो मेरे ख्याल से वो किसी भी तरीके से खेल सकते हैं। अगेन देखना होगा कि रन्स अगर लेट से 170-180 हैं तो ये पार से बहुत ऊपर है। सबूर, आपको लगता है कि अब जो गेम है वो स्पिनर्स की ज़्यादा गेम आ गई है? आपने भी कुछ बॉल देखे होंगे ऑब्वियसली स्क्रीन के ऊपर के जिस तरह से बॉल 2-3 बॉल तो मैंने नीचे रहते हुए देखे, और एक तो जो इंडियन बैटर आउट हुए हैं, मुझे आई थिंक सो अभी नहीं पता कि कौन लेग बिफोर आउट हुए थे, कंफर्म नहीं पता अभी, लेकिन अगर इसी तरह की स्पिनर्स की बॉल्स पीछे पड़ के भी नीचे रह जाता तो जो इंग्लैंड प्लेयर हैं वो थोड़ा बॉडी से दूर भी खेलते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि बॉल उनके पास आए। तो जिस तरह बुमराह गेंद करते हैं और जिस तरह से उनके स्पिनर्स बॉलिंग करते हैं, और अगर जडेजा की जिस तरह से हैदर बात कर रहे थे कि वो खींच के आर्मर करते हैं ज़्यादा, तो फिर तो मसला होगा इंग्लैंड की टीम के लिए। इमरान, विकेट आज बहुत स्लो है, ठीक है, तो स्लो विकेट पे बेशक बॉल ब्रेक भी कर रहा है, बैट भी रहा है, तो आज आपने देखा होगा कि आदिल रशीद ने बड़ी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है, तो ये इंडिया के स्पिनर्स को भी इसका बेनिफिट होगा। मैंने आज बैटिंग विकेट नहीं है, आज बॉलिंग विकेट है, लेकिन उसके बावजूद 162 रन बोर्ड पर अब आ गए हैं, तो 170 रन अगर आखिरी 4 बॉल पे, पता नहीं अब क्या होता है, अभी तो 162 रन हमारे सामने चल रहे हैं और 6 विकेटें गिरी हैं। 4 बॉल बड़े इंपॉर्टेंट है, अगर इन 4 बॉलों पर 2 बाउंड्रीज भी आ जाती हैं तो बहुत अच्छी पोजीशन में भारत की टीम आ जाएगी। जी ऐसा ही है इमरान, ये विनिंग टोटल ऑलरेडी बना चुके हैं। ये बार-बार आप यही कह रहे हैं विनिंग टोटल क्रिकेट से पहले, या अहमद भाई आपको लगता है कि सबूर भाई बार-बार एक ही बात कर रहे हैं विनिंग टोटल, आप कैसे, पहले तो आप बताइए ना अहमद कि ये वाकई विनिंग टोटल है? मैंने अगेन कहा जिस तरह की क्वालिटी साइड आज इंडिया के खिलाफ है, मेरा नहीं ख्याल आप कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड एक ऐसी टीम है जो वन साइड एक ही प्लेयर, जैसे जॉनी बेस्टो अभी तक उस तरह से कोई भी इनिंग उनकी नहीं लगी, वो एक सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकते हैं, तो इसलिए कहना मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्रीमिच हो रही है। इस बॉल पे भी 2 रन ले लिए हैं, तो रनिंग बिटवीन द विकेट भी आपको पता है जडेजा तेज़ भागते हैं, फिर उनके साथ फास्ट बॉलर बॉलिंग कर अक्सर है शायद उनके साथ। तो हैदर, आपको लगता है कि जिस तरह से सबूर ये बात कर रहे हैं कि यार ये विनिंग टोटल है, आपने भी कहा कि स्पिनर यहाँ बॉलिंग अच्छी कर सकते हैं, अगर ये विनिंग टोटल है
तो फिर इंग्लैंड के लिए मुझे लगता है कि पहली 2-3 विकेटों पर ही इनको स्कोर करना पड़ेगा। और ये चाहेंगे ना चौथे, पाँचवें और छठे नंबर पर, तो फिर शायद मुश्किल हो जाएगी। ना तो बुमराह खेलने देता है नीचे से और ना ही उनके स्पिनर खेलने देते हैं। अगर कंडीशन को हम देखें, जिस तरह नो डाउट रन ज़्यादा हो गए हैं पिच के हिसाब से, रन एक हाथ से छक्का मार दिया उन्होंने, आपकी मैं बात को काट रहा हूँ, एक हाथ से छक्का मार दिया उन्होंने। किसको? जो उनके एक्सप्रेस बॉलर हैं। देखें, अगर आप कंडीशन देख रहे हैं, मतलब जिस तरह का पिच रिएक्ट कर रही है, पिच ओबियसली स्लो है, जिस तरह और इस छक्के में 500 छक्का, 500 छक्के हो गए, तो फ़र्क पड़ेगा। लेकिन वही बात है कि अगर इंग्लैंड पावर प्ले में रन्स अच्छे करता है, अगर 50-55 रन हो जाते हैं पावर प्ले में, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा। वन साइडेड मैच नहीं होगा, बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा। 170 रन बोर्ड पर आ चुके हैं सबूर भाई। ये जो लास्ट शॉट लगा है, हाफ शॉट लगा है, और अक्षर ने, ये जडेजा ने, शायद हाँ जडेजा ने ये शॉट मारा है, तो मैच तो इस शॉट के बाद तो लगता है कि, सॉरी अक्षर ने ये शॉट मारा है और ये गालिबन 2 बॉल अभी रहते, तो आपको लगता है कि मैच बड़ा होने जा रहा है? विकेट गिर गया। अब इमरान, हमने पहला सेमीफाइनल देखा, आज वन साइडेड हुआ है, और ये दूसरा सेमीफाइनल है जिसमें इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले बारी दी है इंडिया को, और उसने ये सोचा था कि वो ऊपर से आउट कर लेंगे, वो अच्छी बॉलिंग करके मॉइस्चर को इस्तेमाल करते हुए विकेट निकाल सके। अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं। रोहित शर्मा स्कोर कर गया, सूर्या कुमार यादव स्कोर कर गया, और इंडिया जो है वो जो चाह रहा था उतना टारगेट वो बना गया है। ठीक है, चले अब इंग्लैंड को बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा इंडिया की उस बॉलिंग के अगेंस्ट जिसके लिए पिच परफेक्ट है। ठीक है, पिच परफेक्ट है। यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हो तो फिर देखते हैं, एक बॉल चुका होगा तो ब्रेक के बाद गुफ्तगू करेंगे कि ये कितना आसान होगा इंग्लैंड के लिए इस मैच को जीतना। वेलकम बैक, एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और हमारी इस क्रिकेट मेला ट्रांसमिशन को इश्तराक हासिल है मेट्रो टाइल बॉन्ड का, और मॉन्ट केमिकल्स का कहना है कि इमारतें हमारा जुनून है, और अपनी घरों में जो टाइलें हैं वो मेट्रो टाइल बॉन्ड से लगाएं। अब मात 171 किया है और 172 रन का टारगेट है। अभी हैदर से बात करते हैं, लेकिन हैदर ये बता रहे थे कि जब सुबह जब टॉस हुआ वहाँ पर, तो जो कैप्टन थे इंग्लैंड के, उन्होंने एडवांटेज उठाया था वेदर का, कि शायद वेदर जो है वो बड़ा क्लाउडी है, तो शायद थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहे, मैच शुरू होता रहे, तो इससे बैट्समैन जो है वो डिस्टर्ब होंगे, आउटफील्ड हैवी होगी और रन्स नहीं होंगे। लेकिन हमने देखा कि लास्ट 5 ओवर में भाग के बहुत रन्स किए हैं, सिंगल के डबल्स किए हैं उन्होंने, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी रही है। तो ये 172 रन जो है वो अब इंग्लैंड के लिए इतने आसान दिखाई नहीं दे रहे। बहुत अच्छा ओपनिंग स्टैंड चाहिए, और फिर मिडिल में आकर भी अगर विकेटें गिरती भी हैं तो आपको रन्स करने हैं कंटिन्यू, 9 रन्स पर ओवर की एवरेज के हिसाब से। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन देखें, एक चीज़ तो एडवांटेज अगर आप देखें इंग्लैंड को, एक तो एडवांटेज ये हो गया कि उनको पता है विकेट कैसा कैसा खेल रहा है। अभी सरप्राइज़ कुछ नहीं रह गया। टॉस से पहले क्या होता है पता, जैसे मर्जी आपको जितना मर्जी पता है ग्राउंड का, लेकिन टॉस तक तो दोनों कैप्टन सोच रहे होते हैं क्या कैसा खेलेगा। तो ये एडवांटेज तो भारतीयों को भी पता लग गया होगा कि आप विकेट में क्या। यस, लेकिन अब जहाँ पे आपने बात की ना लास्ट 5 ओवरों में जैसे भाग के बड़े रन हुए, तो इंग्लैंड कहीं ना कहीं इस चीज़ को अपने लिए तो यूज़ कर सकता है अपने फ़ायदे के लिए, कि हम अगर रन बॉल भी खेलेंगे, लास्ट जितना लेट लेके जाएंगे, जितना डीप लेके जाएंगे मैच को, मेरे ख्याल से उतना अच्छा होगा। और मैच, ये हैदर वाली बात कि वन साइड मैच नहीं होने वाला, ये मैच बड़ा सनसनीखेज और तगड़ा होने वाला है। ठीक है हैदर, 172 आसान है या मुश्किल? मैंने पहले भी एक बात की है कि अगर पावर प्ले अगर वो यूटिलाइज़ करते हैं तो ओबियसली ये मैच जो है फिर वन साइडेड हो सकता है, कि अगर पहले 6 ओवर्स में 70 रन हों, जिस चीज़ के लिए जॉस बटलर जाने जाते हैं, अगर वो उस तरह की बैटिंग करते हैं, या फिल साल्ट जिस तरह खेल रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, अगर आप देखें तो जैसे अमाद भाई ने बात की कि इन 2 बैटर्स ने ऊपर से रन किए हैं तो इंग्लैंड मैच जीता है। तो डिफरेंस जो है वो ज़रूर आएगा। अगर 6 ओवर में 60 रन 55-60 बनते हैं तो फिर ओबियसली जो मैच है वो इंग्लैंड की तरफ ज़्यादा जाएगा, क्योंकि जिस तरह की उनकी बैटिंग है, अगर आप उनकी बैटिंग देखें तो काफ़ी ज़्यादा 8वें 9वें नंबर तक जो है वो उनकी बैटिंग जाती है। सैम करन को भी अगर आप देखें तो वो IPL में नंबर 4 पे खेलते रहे, तो ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड बैट्समैन। तो ओबियसली जो है वो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह माद भाई ने बात की थी कि ये मैच है बैटर वर्सेस बैटर, तो अगर इंग्लैंड की टीम को 172 रन हो रहे हैं तो जो इंडिया की बॉलिंग है वो इंग्लैंड से थोड़ी वीक है, तो ओबियसली फिर ये यू नेवर नो। नहीं, आपको ये बताएं कि 57 रन, अमाद सबूर भाई ये बताइएगा कि आज फिर से रोहित शर्मा ने
57 रन की इनिंग खेली है और मुश्किल पिच था। फर्स्ट आई थिंक 8 ओवर तक तो बहुत मुश्किल था, लेकिन 39 बॉलों के ऊपर फिर से 57 रन। स्ट्राइक रेट अपना नीचे नहीं आने देते, और चाहे जिस तरह की मर्जी कंडीशन हो, रोहित शर्मा जिस तरह से लीड करते हैं इंडियन टीम को, वाकई लगता है कि यार वो बहुत ब्रेव और तगड़े दिमाग के साथ आते हैं क्रिकेट खेलने। इमरान, रोहित शर्मा ने जिस तरह पिछले मैच में 90 रन बनाए, उनकी फॉर्म जो है वो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त हुई है, और उन्होंने आज भी वही अपनी फॉर्म को कंटिन्यू किया है। स्पिनर्स के खिलाफ भी उन्होंने 4 बॉलें जो हैं वो मिस कर गए थे, और उसके बाद उन्होंने सीधा छक्का मार के, वो भी मिडल हुआ है, और फास्ट बॉलर्स को तो अच्छा ही खेल रहे थे। तो जो वो आउट भी हुए हैं, वो आउट इसलिए हुए हैं कि वो बॉल बैठ गया, वरना वो बॉल को रीड कर गए थे। तो आज रोहित शर्मा अगेन बड़ा अच्छा खेल रहे थे, और अगेन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। सो मैंने वही कहा ना, जो इंडिया का बेशक विराट कोहली नहीं चला, लेकिन जो रोहित शर्मा कर गए, ये बात हम कल भी कर रहे थे, परसों भी कर रहे थे कि भारत अगर नीचे से ऊपर से अगर उनके प्लेयर आउट भी हो जाते हैं, तो फिर नीचे से आकर उनका कोई ना कोई प्लेयर संभालता है, और उनको जो बैकबोन के तौर पर अगर उनका एक प्लेयर है सूर्य कुमार यादव, वो लाजमी कोई ना कोई मुश्किल वक्त में काम देता है। और फिर नीचे से आके आज फिर पांड्या ने तेज़ इनिंग खेली। एक वक्त में हमें ये लग रहा था कि शायद ये रन जो हैं वो 150 तक बहुत मुश्किल में पहुंचेंगे, लेकिन एकदम से जो ये थोड़े से रन बने हैं, जिस तरह से पांड्या ने आकर 2 छक्के मारे, फिर नीचे से जडेजा की अगर इनिंग की बात कर लें, 9 बॉलों पे 17 रन बनाए, यही वो 2 इनिंग्स हैं लास्ट पे जो टेल एंडर में, मिडिल ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर में आके खेला है। तो दिस इज़ द फैक्ट कि इंडिया की जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। देखिए, पार्टनरशिप मैटर करती हैं। जैसे रोहित की और सूर्या कुमार की पार्टनरशिप एक लगी है, तो वो क्या हुआ कि जो लोअर मिडिल ऑर्डर थी या लोअर ऑर्डर थी, उनको पता चल गया कि अभी हम लाइसेंस था उनके पास जिसमें वो तेज़ खेल सकते थे। तो मेरे ख्याल से यही चीज़ सेम जो मैं पहले बात कर रहा हूँ कि इंग्लैंड को यही चीज़ सीखनी है इस इनिंग से, कि उन्होंने छोटी छोटी पार्टनरशिप थोड़ा थोड़ा सा हर प्लेयर चिप इन करेगा, तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा टोटल ये है नहीं। लेकिन येस, विकेट डिफरेंट खेल रहा है, तो शायद हो सकता है उनकी स्टडी चेंज हो। तो इंडिया की क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपोज हुआ नहीं था, लोअर मिडल ऑर्डर भी इतना एक्सपोज नहीं हुआ था। मिडल ऑर्डर में भी आप देखें तो ऋषभ ने रन्स किए थे और सूर्या ने रन्स किए थे, बाकी विराट खामोश हैं, हार्दिक ने एक मैच में रन्स किए हैं, बाकी किसी मैच में इतना खासा उनका इम्पैक्ट रहा नहीं, और अक्षर ने भी मेरे ख्याल शायद इसी मैच में ऐसे पहले एक मैच में रन्स किए हैं। तो मेरे ख्याल से ये वही हुआ है कि 57, 47, 24, 18 रन किए, 170 पे पहुंच गए। ठीक है, हैदर लिविंगस्टन ने 3 विकेटें ली हैं और हैदर ने, अगर दोनों का मैं इकोनॉमी रन रेट की बात करूं तो इकोनॉमी में 6.25 राशिद का और 6 जो है वो लिविंगस्टन का। ये दोनों स्पिनर हैं जिन्होंने 6 रन पर ओवर की एवरेज से जो है वो रन्स दिए हैं। तो इसका मतलब है कि भारत को अगर 3 स्पिनर्स नीचे से मिल रहे हैं, और अगर फास्ट बॉलर अगर नहीं भी अगर सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मार पड़ रही है, तो रोहित शर्मा के पास ऑप्शन है कि फॉरेन स्पिनर्स को ले आएं। जी बिल्कुल, उनके पास क्योंकि पांड्या को उससे वो ओवर 12वें ओवर में स्टार्ट करवाएंगे। जी, अगर आप देखें तो उनके पास जो ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा बॉलिंग में। लेकिन मैं फिर एक बात करूंगा कि अगर इंग्लैंड की बॉलिंग को इतने रन हो सकते हैं, तो इंडिया की बॉलिंग एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड, लेकिन जो डिफरेंस आएगा आज के मैच में, वो अगर जडेजा आते हैं बॉलिंग पे तो उनके जो 4 ओवर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने उस तरह बॉलिंग की नहीं है पूरे वर्ल्ड कप में जिस तरह से वो जाने जाते हैं। तो आज जो मुझे लग रहा है कि वो अगर आएंगे तो स्क्रीन पे कुछ बॉल्स अगर चल भी रही, अगर आप देखें तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बॉल नीचे रहा है, फास्ट बॉलर्स का भी और स्पिनर्स का भी। आई थिंक हमारे लेफ्ट पे एक स्क्रीन है, बड़ी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि बॉल्स बहुत ज़्यादा नीचे रहे हैं। अगर यही कंडीशन इंडियन जो बॉलर्स हैं वो अगर इसका एडवांटेज उठाएं, ओबियसली उन्होंने रीड भी कर लिया होगा कि, और ख़ास तौर पे आप जडेजा की बात कर रहे हैं कि वो पिच पे मौजूद थे और उन्हें पता था कि स्पॉट कौन से, और इस लेवल के बॉलर्स को पता होता है उसके स्पॉट्स कहाँ हैं। अगर उनको पता लग गया कि स्पॉट्स कहाँ हैं, कहाँ से बॉल बैठ रहा है, तो वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे और उसका एडवांटेज उठाएंगे। इस लेवल पे आके इमरान भाई आपको प्रॉपर जो भी आपका बॉलिंग कोच होता है या आपका हेड कोच होता है, प्रॉपर प्लान दिया जाता है। क्योंकि मैं खुद लीग खेला हूँ तो मुझे भी प्रॉपर मतलब प्लान दिया जाता था कि भाई इस विकेट पे आपने इस तरह आपने बॉलिंग करी। और जब बॉलर को खुद पता होता है कि यार इस पिच पे मैंने धीरे बॉल डालना है या तेज़ बॉल डालना है, तो वो ऑब्वियसली हैवी हो जाता है अगली टीम पे। तो अगर एक चीज़ अगर आप नोट करें, धूप अभी बहुत ज़्यादा निकल आई है, तो जितनी अभी इंडिया ने 8 ओवर के बाद जितनी भी बैटिंग की है, तो वो धूप की वजह से
पिच थोड़ा सा अच्छा होगा बैटिंग के लिए। लेकिन तो देखिए बैटिंग के लिए जो बॉल नीचे रहे हैं वो पिच गीला होने की वजह से नीचे नहीं रहे हैं, वहां पर कुछ ना कुछ स्पॉट्स ऐसे होंगे जहां से बॉल रूल अच्छा नहीं हुआ होगा, नहीं, वो धूप निकलने से क्या पिच स्लो है जिसकी वजह से बॉल थोड़ा सा लो रह रहा है। लेकिन अभी डेफिनेटली जो इंग्लैंड की टीम है वो रूल लेगी, लाइट रूल वो ऑब्वियसली वो लेंगे, 3 मिनट लेंगे, और उससे क्योंकि धूप निकली है तो पिच और अच्छा हो जाएगा बैटिंग के लिए। अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा भी तो वो रूल से काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंस आ जाता है। तो बाकी ये है कि मैच अच्छा होगा और इंडिया को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सबूर, आपको लगता है कि जो अभी बात कर रहे थे हम हैदर के साथ के जो स्पॉट्स हैं वो स्पॉट्स वो आइडेंटिफाई कर लिए होंगे जडेजा ने भी, जो इंडियन बॉलर्स लेट बॉलिंग करने के लिए आए हैं, बैटिंग करने के लिए आए हैं, अक्षर की बात कर लें, जडेजा की बात कर लें, फिर तो ये आपको लगता है कि एडवांटेज उठाएंगे इंडियन बॉलर्स? इमरान, ये बड़ा अलमिया है कि यार देखें इतना बड़ा इवेंट हो रहा हो और उसमें जो है ना आप सेलेक्ट करते अब हैं हमें ऐसा अलमिया weather नहीं सुनना, हमें अब और आपकी ऐसी एक्सपर्टीज चाहिए, ये बताएं कि ये इसका एडवांटेज उठाएंगे नहीं उठाएंगे? इनको एडवांटेज ना भी उठाएं फिर भी एडवांटेज मिलना है। उसकी वजह यही है कि इतनी ड्राई वेदर हो गई है और विकेट पे आज बारिश होती रही है और उसके बाद एकदम से वेदर इतना ड्रास्टिकली जो है ना ड्राई रहा है, तो वो विकेट पे इंग्लैंड को भी फायदा हुआ है, लेकिन इंग्लैंड से ज्यादा इंडिया को अब फायदा होगा। यानी कि अब वो पूरी जो पिच रीड कर ली गई है बॉलर्स की जानिब से वो सामने आ जाएगी। वाकई ये एडवांटेज अब हैदर के साथ जो हम बात कर रहे थे, सबूर ने भी बताया कि अब बॉलर्स को भी तो पता लग गया होगा ना, चाहे इंग्लैंड के टीम को एडवांटेज ज़रूर होगा, धूप निकल आई हो, पिच के ऊपर रूल भी हो गया हो, लेकिन अब दिमाग का काम है यहाँ पर। अब यहाँ जोश और जज्बे का काम नहीं है, दिमाग का काम है, और दिमाग से खेला जाएगा तो इतना बड़ा मैच इंडिया निकाल सकती, क्योंकि इंग्लैंड बड़े से बड़े फंसे हुए मैच निकाल के लेके गई है माजी के अंदर। मेरे ख्याल से जो एक बॉलर सबसे बड़ा थ्रेट हो सकते हैं इंग्लैंड के लिए वो हैं रविंद्र जडेजा, जैसा हैदर ने कहा, क्योंकि एक तो वो पेस से बॉल करते हैं, दूसरा उनकी लेंथ बहुत अच्छी रहती है। तो जहाँ पे अनइवन बाउंस हो, विकेट पे हो और आप पेसी बॉल कर रहे हो, लेफ्ट आर्मर जिस तरह से उनका आर्मर होता है, जिस तरह से वो ब्रेक भी करते हैं, तो अगर वो उस पेस से वो जाते हैं तो मेरे ख्याल से ये थ्रेट है इंग्लैंड के लिए। अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल जो थोड़ा लूपी देते हैं जिस तरह कुलदीप हैं या अक्षर हैं, तो वो उनको इतना ज़्यादा परेशान करेंगे। आज जडेजा और बुमराह तो ऑब्वियसली उनके स्टैंड आउट हमेशा से रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये दोनों होंगे जो इंग्लैंड के लिए थोड़ा खतरा। चलो, इंग्लैंड की टीम बैटिंग करने के लिए तो आ गई है और अर्शदीप जो है वो बॉलिंग भी कर रहे हैं, और बॉल जो 2 बॉल उन्होंने किए थे, एक ऑन साइड पे किया था और एक ऑफ साइड था, ऑफ स्टंप थोड़ा पीछे बॉल किया था, वो टाइम नहीं कर पाए। तो जो बॉल की टाइमिंग का मसला है वो ओपनर्स को यहाँ हमें पहले 3 बॉल्स में दिखाई देगा कि उस तरह से टाइम नहीं कर पा रहे हैं, और पिच जो है वो अभी तक बॉल नहीं छोड़ रहा है। आपने भी देख लिया है हैदर के पिच जो है वो इस बड़ी आसानी से जो है वो बल्ले पे बॉल नहीं आने दे रहा। अब एफर्ट करनी पड़ेगी आपको, और आपको कम से कम विकेटें बचानी पड़ेंगी अगर आपने आखिर में आके स्लॉक करना है या बड़े शॉट मारने स्पिनर्स को। देखें, अगर पिच फ्लैट भी हो, अगर बैटिंग ट्रैक भी हो, तो जो नया बॉल है ओबियसली वो थोड़ा सा सीम होता है और तंग करता ही करता है बैट्समैन को। तो अगर ये पिच आप देखें तो ये पिच नो डाउट जिस तरह की पहले बैटिंग की है इंडिया ने इस पिच पे, इस सरफेस पे, तो ओबियसली थोड़ी हेल्प मिलेगी, नए बॉल पे हेल्प मिलेगी। लेकिन बात वही है कि पावर प्ले पे जो है ना वो पूरे मैच का, क्योंकि ऑलरेडी 9 की एवरेज है, तो अगर पावर प्ले यूटिलाइज करते हैं तो फिर तो बटलर की इनिंग, सबूर भाई आप बात कर रहे थे कि बटलर कितने इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अगर बटलर रन्स करते हैं तो ही इंग्लैंड को कोई एडवांटेज होगा अर्ली 6 ओवर का, वरना अगर वो आउट हो जाते हैं तो फिर नीचे से आपको लगता है कि ब्रिस्टो जो हैं वो आखिर 6 ओवर्स का फ़ायदा उठा पाएंगे? ये देखें अब ये वाला, ये अगर आपने सबूर भाई वन सेकेंड अगर आपने ये लास्ट बॉल देखा हो, अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हो, तो ये लास्ट बॉल का अगर मैं अमाद को और कहूँगा इसको कि ये ऑफसाइड था, ऑफ स्टंप बॉल पीछे गिरा और वहीं से नीचे चला गया, तो इस कंडीशन में तो इंग्लैंड कुछ नहीं कर सकती। हाँ सबूर, अगर आपने आपके सामने अगर टेलीविजन स्क्रीन है तो आपने लास्ट बॉल देखा। मैं आपको ये तो कह रहा हूँ कि इमरान ये विकेट बस ये सेमीफाइनल के लिए विकेट अच्छा नहीं है, और इंडिया ने अपना जो काम था वो कर लिया है, और इंग्लैंड के लिए आप ही देख रहे हैं। बिल्कुल सबूर, बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, बॉलर्स को एक्स्ट्रा एडवांटेज भी मिल रहा है और स्कोर बहुत बड़ा है। अब देखें क्या हो सकता है। ठीक है सबूर ठीक है, गंदी बॉलिंग करे तभी कुछ हो सकता है। अमाद, जिस तरह की
अब सबूर बात कर रहे हैं कि यार आप इतने बड़ा वर्ल्ड कप, इतना पैसा इन्वॉल्व है इसके अंदर, और स्पॉन्सर्स की बात कर रहे हैं, अगर ब्रॉडकास्टर्स की बात कर लें जिससे ख़रीदा है, अगर मैं पहले मैच की बात करूं तो आधा दिन मैच हुआ है, तो जो जिन्होंने राइट्स खरीदे हुए हैं उनके तो ऐड भी पूरे नहीं चले, तो उनको तो नुकसान हो ही रहा है। लेकिन क्रिकेट को कितना नुकसान हो रहा है अभी आप देखिए, जो बॉलिंग हमने पहले ओवर में अर्शदीप की देखी है, आपको लगता है कि आईसीसी क्रिकेट के साथ चीज़ों को जस्टिफाई कर रहा है? देखिए विकेट जो हैं वो एक दिन पहले रेडी हो जाते हैं, हैदर इस चीज़ को बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो मौसम है वो तो किसी के भी हाथ में नहीं है। मौसम की वजह से अगर बिहेवियर उसका चेंज हो जाए तो इसमें ना क्रिएटर का कसूर है, ना मैनेजमेंट का कसूर है, ना अच्छा मैं क्रिकेट तो हम सब ने खेली हुई है, क्रिकेट में बॉल अगर पिच गीला हो तो फंसता ज़रूर है जी। लेट आता है या अर्ली आ जाता है, लेकिन ये बॉल लगने के बाद रूल कर जाना ज़मीन से, हैदर मैंने तो बहुत कम देखा है। अगर बहुत गीला हो तो करता है, लेकिन पिच इतना गीला तो नहीं है अभी। नहीं, मैं एक बात यहाँ पे करना चाहूँगा। अगर आप देखें जिस मैच में रोहित शर्मा ने 94 समथिंग रन्स किए थे, और कवर भी होता है यार, पिच इतना भी वो नहीं होता कि वो बारिश ऊपर ही पड़ती रहे उसकी। आप अगर इस टाइम वेदर देखें वेस्ट इंडीज़ का तो वो थोड़ा इस तरह का है। पिच जिस तरह माद भाई ने कहा है, ऑब्वियसली एक दिन पहले पिच डिसाइड हो जाता है, 2 दिन पहले पिच डिसाइड हो जाता है कि ये पिच है, इस पे मैच होना है, ठीक है, उसको प्रॉपर कवर किया जाता है। लेकिन मॉइस्चर जो है, अगर बारिश होती है तो ऑब्वियसली मॉइस्चर आता ही आता है। तो आई डोंट थिंक के मतलब इंडिया की फेवर में ये चीज़ें होती हैं। आपको लगता है आईसीसी के ने बेस्ट चीज़ें जो है वो अप्लाई की हैं? अहमद आपसे सवाल करूँगा कि आईसीसी ने जो अपनी बेस्ट ऑप्शन थी उसको यूटिलाइज़ किया गया? कहीं ना कहीं हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं कि अब भारत को कहीं ना कहीं जो है वो एडवांटेज दिया गया है कि वो अपनी मर्ज़ी के ऑप्शंस के ऊपर खेले, अपनी मर्ज़ी की पिचेस रखे। आज अगर बारिश हो जाती तो वो डायरेक्ट फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता। अगर आज मैच का फैसला होना भी है तो रिजर्व डे नहीं है। हाँ, ये एक चीज़ मेरे ख्याल से बड़ी क्वेश्चनेबल है कि आईसीसी ने पहले से ही इंडिया को ये चूज़ करने दिया कि वो सेमीफाइनल कहाँ खेलेंगे। इससे पहले ऐसी कोई मिसाल मिलती नहीं है, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ नहीं है, एक अच्छी रवायत मेरे ख्याल से उन्होंने डाली नहीं है इतने बड़े इवेंट के लिए। जहाँ तक बात है जो उन्होंने रिसोर्सेज यूज़ किए, ऑब्वियसली उन्होंने अपना बेस्ट किया होगा, उनके पास टीम बड़ी बेहतरीन होगी, सारा कुछ बड़ा ज़बरदस्त होगा। और टॉस किसी के भी हाथ में नहीं है, टॉस कुड हैव गॉन आइदर वे, राइट। जो इंडिया भी वो जीत सकती थी और इंग्लैंड भी, तो वो उस पर तो किसी का हाथ नहीं है, तो किसी तरह से भी एक विकेट खेल सकता था। लेकिन जहाँ तक मॉइस्चर की बात की है हैदर ने, ऑब्वियसली ये वेस्ट इंडीज़ में हमेशा से ही ऐसा रहा है। श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ क्योंकि ये जजीरे पे हैं, हाँ। तो ये हमेशा से ऐसा ही खेलती हैं विकेट्स यहाँ पे, कभी लो स्कोरिंग बिहेवियर इनका आप बिल्कुल कहना डिफरेंट चाहते रहता हैं कि है। अगर कवर्ड भी रहे तो जो हब्स वाला माहौल है वो अंदर मॉइस्चर बनता रहता है। एग्जैक्टली। और वो उसको अगर ओपन करते हैं तो बारिश पड़ती है, अगर कवर करते हैं तो फिर भी मॉइस्चर ज़मीन से आता ही आता है, राइट। मैं आपकी बात समझ गया। थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज वहाब रियाज के हवाले से कि वहाब रियाज ने जो रिपोर्ट पेश की है, वहाब रियाज ने ये कहा है कि जो गैरी क्रिस्टन ने कहा था कि प्लेयर जो थे वो अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं खेले। तो पहले सबूर से पूछ रहे थे। सबूर भाई टाइम थोड़ा कम है, ज़रा जल्दी से बताइएगा कि वहाब रियाज की सेम रिपोर्ट आई है, गैरी क्रिस्टन के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उस हवाले से, प्लेयर मुत्तहिद नहीं थे, अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं खेले, जो उनको प्लान दिया गया था उस प्लान को उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया और अपनी मर्ज़ी से क्रिकेट खेलते रहे, तो इसका कसूरवार कौन है? यार मिलान, जब 4-4 और 5-5 ओपनर्स के साथ आप जाएंगे, उनको प्लान देंगे कि मिडिल ऑर्डर में खेलो, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो खेल सकेंगे जिसने पूरी जिंदगी नहीं खेला? तो ये तो ज्यादती है सिलेक्शन कमेटी के सामने, उनकी ज्यादती है। और वो टीम को अगर कसूरवार ठहरा रहे हैं तो ये तो बिल्कुल ही, मतलब प्लेयर्स का अगर कसूर है तो ठीक है भाई, सिलेक्शन कमेटी क्या कर रही थी? जिन्होंने जो प्लान दे रही थी कि उनको नहीं पता कि मैं जिसको प्लान दे रहा हूँ वो एग्जीक्यूट कर भी सकता है कि नहीं, राइट। वही बात है कि अपने गलती कोई नहीं मानता यहाँ पे और दूसरे पे उतारने वाली बात। मतलब अमाद कुर्बानी का बकरा यानी कि बनाया जा रहा है प्लेयर्स को कि हाँ तुसी आओ, आप बेस्ट एक बकरा है हमारे सामने, क्योंकि अभी अभी कुर्बानी गई है तो लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट भी वही है कि अब कुर्बानी का सीज़न चल रहा है तो चलो अब प्लेयर्स के ऊपर सारा मलबा डाल दें। वो अपना नहीं बताएंगे कि वो नेट में बॉलिंग भी करते रहे हैं, नेट में बैटिंग भी करते रहे हैं, और फैमिली का एक बड़ा सा पलंदा उठा के ले गए। और उन्हीं का मशवरा था कि सारी फैमिलीज़ को इकट्ठा लेके जाओ, चाहे वो बाबर की फैमिली है, चाहे वो अजहर की फैमिली है, चाहे वो हारिस की फैमिली है, फैमिलीज़ को लेके जाओ और वहाँ पे शॉपिंगें भी करो और सैरें भी करो। देखिए पाकिस्तान में हमेशा से ब्लेम गेम तो रही है, जीत का क्रेडिट लेने के लिए सब आ जाते हैं, हार का जो इल्ज़ाम है वो दूसरे पे डालते हैं। तो अभी भी यही हो रहा है, अपनी जॉब बचा रहे हैं और प्लेयर्स पे डाल रहे हैं। अगर तो प्लेयर्स पे अगर आपने जीत का उनको क्रेडिट नहीं देना
तो फिर हार का ब्लेम भी उन पर नहीं डालें, फिर वो सिलेक्शन कमेटी ले उसका पूरा ब्लेम। हैदर, क्योंकि आप दुबई में लीग खेल रहे हैं तो पिछले साल भी आप खेले थे, तो मुझे ये बताइएगा कि चलो फ्रेंचाइजीज थोड़ा सा सॉफ्ट हैंड रखती हैं, लेकिन आप जब किसी इवेंट के अंदर इन होते हो तो आप किस चीज़ पे फोकस करते हो? ऑब्वियसली आपकी भी यारी दोस्ती होती होंगी, आपको भी लोग इनवाइट करते होंगे, आप दूसरे प्लेयर्स को भी देखते होंगे कि उनको भी इनवाइट करते हैं, तो फोकस इस चीज़ पे होता है कि यार टारगेट मेरा ट्रॉफी है, टारगेट मेरा जीतना है, या टारगेट मेरा लोगों को बताना है कि हाँ यार मैं दुबई में खेल रहा हूँ और ज़रा मुझे मिलो, मेरी दावतें करो, जैसे लोग अमेरिका में जाके कर रहे थे हमारे? नहीं, बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब हम लोग खेल रहे होते हैं, देखो कोई भी फ्रेंचाइज होती है तो वो आप पे इन्वेस्ट करती है, ठीक है, एक भारी अमाउंट पे आपको वो उठाती है ड्राफ्ट में से, तो जो सारा फोकस होता है प्लेयर्स का वो ऑब्वियसली इसी चीज़ पे होता है कि जीतना है, वहाँ पे जीत के लिए। लेकिन एक चीज़ के मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, जिस तरह आजकल हमारे सोशल मीडिया पे प्लेयर्स की फैमिली को जो है वो किया जा रहा है। देखें, हम लीग्स भी खेल रहे थे तो मुझे भी मेरी फैमिली अलाउ थी, ठीक है, फ्रेंचाइज की तरफ से, तो जब हमारा डे ऑफ होता था तो ऑब्वियसली हम अपनी फैमिली के साथ बाहर जाते थे। तो ये अब जब हम हार गए हैं, एक ये लेम एक्सक्यूज़, जिस तरह अभी आप बता रहे थे कि वहाब रियाज ने आज रिपोर्ट पेश की है, अगर यही पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में या फाइनल में क्वालिफाई कर जाती तो यही लोग जो होते हैं ये कहते हैं कि जी हमने अपने प्लेयर्स को बैक किया है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगा कि हमेशा प्लेयर्स को सपोर्ट करो, क्योंकि अगर प्लेयर्स हैं तो मैनेजमेंट है, अगर प्लेयर्स नहीं है तो ये कहाँ पे चीज़ें मैनेज करेंगे? नहीं, अगर इनकी रिपोर्ट्स के अंदर सबूर भाई ये आ रहा है कि ये अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं खेले, मुत्तहद होकर नहीं खेले, तो अगर इन सब की रिपोर्ट्स में ये शामिल है तो फिर ये सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कप्तान के ऊपर आएगी ना। इमरान भी सबसे जो मैटर करती है ना रिपोर्ट, मेरे ख्याल से गैरी कर्स्टन की करती है। एक तो न्यूट्रल है, अभी उन्होंने ज्वाइन किया, उनकी रिपोर्ट सबसे ज़्यादा मैटर करती है। आपको न्यूट्रल नहीं लग रहा? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वो काफ़ी अर्से से लगे हुए हैं, तो गैरी कर्स्टन है। ये है कि अगर आप जिस तरह अभी कह रहे हैं कि प्लेयर्स मिलकर नहीं खेले फैमिलीज के साथ, तो देखें हर टीम के साथ 2 मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, तो अगर ये रिपोर्ट मैनेजर देता है, अगर आप देखें तो मंसूर राना भाई जो थे वो मैनेजर थे, ठीक है, सबूर भाई उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी तो एक चीफ सिलेक्टर हाउ कुड यू से दैट के? सबूर भाई आपने मेरा सवाल सुन लिया होगा कि जो मेरा जो असल पॉइंट था कि क्या वाकई प्लेयर्स की कुर्बानी दे देनी चाहिए या फिर कोई बड़ों को भी कुर्बानी देनी चाहिए? वहाब रियाज भी अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, गैरी क्रिस्टन को अगर समझ नहीं आ रही तो देखें, इसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए होता है, बड़ा जिगरा चाहिए होता है। बिल्कुल सबूर भाई, मैं माजरत चाहूँगा कि इसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए हो, हमें आपकी बात सुनने के लिए भी बड़ा वक्त चाहिए होगा, लेकिन वो वक्त हमारे पास है नहीं, क्योंकि इस वक्त ख़त्म हो चुका है और क्योंकि प्रोड्यूसर ने बता दिया कि हमें अब क्लोजिंग की तरफ जाना है। तो अब तक का जो स्कोर है वो जॉर्ज बटलर की बात की जा रही थी, तो वो अपनी जो फॉर्म है उसको शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब तक जो है वो 30 रन के करीब पहुंच चुकी है इंग्लैंड की टीम और एक भी खिलाड़ी उनका आउट नहीं हुआ है। चौथे ओवर का खेल जारी है। नाज़रीन, आज का जो मैच है वो 25 रन हैं और 3 ओवर हो गए हैं, तो एक्साइटिंग मैच जो है वो दूसरा सेमीफाइनल जारी है। आज के मैच का जो भी रिजल्ट होगा उसके ऊपर कल डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।